वेलकम टू एसपी शुक्ला एजुकेशनल चैनल। मैं चेतना रैना। आप सबको पता है कि आपके टीजीटी पीजीटी में होम साइंस गृह विज्ञान को लेके बहुत सारे प्रश्न होते हैं जिसको आपको पढ़ना ज़रूरी है। तो गृह विज्ञान विषय मैं चेतना रैना आप लोगों के लिए आज एक डेमो क्लास देने आई हूँ और ये आप लोग तय कीजिएगा कि आप लोगों के लिए कितना लाभकारी है। और आपको मैं निश्चित तौर पे कह सकती हूँ कि हमारे द्वारा इस चैनल के द्वारा आपको किसी भी विषय में किसी भी तरह की परेशानी का नहीं उठाना पड़ेगा और 100% आपका हमारा योगदान रहेगा कि आप 100% रिजल्ट दे सकें। धन्यवाद। तो इसी से हम अपना चैनल अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। तो हम पढ़ने जा रहे हैं गृह विज्ञान यानी होम साइंस। कैसे चैनल लेंगे? होम साइंस यानी गृह विज्ञान, जैसा कि आपको शब्द से ही पता चल रहा है। गृह विज्ञान ये दो शब्दों से मिलकर बना है। गृह विज्ञान यानी दो शब्द, गृह और विज्ञान। तो यानी आप गृह विज्ञान विषय को एक ऐसा विषय निश्चित तौर पे कह सकते हैं जो आपके सभी विषयों से जुड़ा हुआ है। यानी आप समझ लीजिए कि सारे विषयों का समावेश इस विषय के अंतर्गत है। ठीक है। गृह से मतलब आप जानते हैं, गृह से मतलब होता है आपके घर। विज्ञान, विज्ञान क्या होता है? विज्ञान विज्ञान तो विज्ञान क्या होता है? विज्ञान एक कोई भी आप काम कीजिए, किसी भी तरह का कोई भी कार्य कीजिए, आपको संसाधन की जरूरत होगी। मानते हैं इस बात को? तो संसाधन कैसे? कोई भी कार्य करने को आपके लक्ष्य तक जो पहुंचाता है, लक्ष्य को पूरा करने के लिए किसी भी संसाधन का उपयोग करते हैं उसको पहुंचाना। तो वो संसाधन का प्रभावशाली तरीके से ऐसे वैज्ञानिक तरीके से उपयोग जिससे आपको भरपूर संतुष्टि मिल सके। तो गृह विज्ञान का मतलब ही यही होता है कि आपको भरपूर संतुष्टि दे, आपको हर तरह के हर क्षेत्र के ज्ञान से जोड़े और आपके जीवन को सफल बनाए। यहाँ तक ही नहीं बल्कि एक सफल पेशे का चुनाव में मदद करना इसका कार्य है। तो आइए चलते हैं गृह विज्ञान विषय पढ़ते हैं। तो आज हम आपको चूंकि डेमो क्लास दे रहे हैं इसलिए गृह विज्ञान विषय से रिलेटेड जो विषय हम आपको आप भी सबसे बहुत सारे इसमें विषय जुड़े हुए हैं। ये विषय जो है 5 विषय है। सबसे पहला आप भोजन एवं पोषण। सबसे पहला विषय कौन सा है? भोजन एवं पोषण, जिसका कि आप रोज इसी पे जीवित रहते हैं, जल के बाद। ठीक है। दूसरा है इससे रिलेटेड संसाधन गृह प्रबंधन। गृह प्रबंधन। ठीक है। तीसरा विषय क्या हुआ? बाल विकास। बाल विकास। चौथा क्या हुआ? वस्त्र विज्ञान। आप देख रहे होंगे कि ये सारे विषय जो है आपके रोज के दिनचर्या के काम आता है, हर चीज। ठीक है। पांचवा है एक्सटेंशन एंड एजुकेशन यानी प्रसार शिक्षा। प्रसार शिक्षा।
इसको एक्सटेंशन एंड एजुकेशन भी कहते हैं। अब आप बोलेंगे कि इन 5 विषय आप देख लीजिए कि हर विषय में आपके जीवन से जुड़ी सारी चीजें संबंधित हैं। भोजन एवं पोषण, पहला, आप जानते हैं हम लोग रोज भोजन करते हैं, लेकिन कितने लोगों को ये ज्ञान होता है कि कौन सा भोजन करना चाहिए और क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, कैसे पकाना चाहिए। इन सब का ज्ञान हम भोजन एवं पोषण में देंगे। गृह प्रबंधन, घर से जुड़ी हुई हर चीजें, आप समझ लीजिए कि गृह विज्ञान को बहुत हल्के में मत लीजिए। आप सिर्फ ये मत सोचिए कि गृह विज्ञान घर से जुड़ी हुई खाना पकाना, सिलाई कढ़ाई करना, नहीं, वो आपके बजट में भी, आपके हर तरह के प्रबंधन में, हर तरह का प्रबंधन से मतलब है कि हर तरह का व्यवस्था रखना। जो बजट आप बनाते हैं, जो बड़े बड़े लोग काम अकाउंटेंट करते हैं, वो आप घर में भी करते हैं, लेकिन उसको किस तरह से बनाएंगे, उसके लिए गृह प्रबंधन जरूरी है। सब चीजों का संसाधन के बारे में भी पढ़ते हैं इसमें। बाल विकास, एक बच्चे से लेके जन्म के पहले से की प्रक्रिया से लेके जीवन पर्यंत तक जो विकास होता है वो हम इसके अंतर्गत पढ़ते हैं। चौथा है वस्त्र विज्ञान। हम आजकल देख रहे होंगे ना, आप पहले तो 2-4 तरह के कपड़े होते थे, लेकिन अब वस्त्र विज्ञान का क्षेत्र इतना बढ़ गया है, इतने कॉम्पिटिशन्स हो गए हैं कि आप उस क्षेत्र में आज कोई, आप लोगों ने बड़े बड़े नाम सुने होंगे, टेक्सटाइल डिजाइनर और फैशन डिजाइनर के रूप में, ठीक है। तो वस्त्र विज्ञान उसमें का एक विषय। और प्रसार शिक्षा, जो कि हम सभी को एक दूसरे से जोड़ा रहता है। प्रसार शिक्षा का मतलब है कि जहाँ तक हम नहीं पहुँच पाते, हमारी टेक्निक्स नहीं पहुँच पाती, नई नई तकनीक हमारी नहीं पहुँच पाती, या जहाँ तक लोग जो है, इसीलिए औद्योगिकरण हो गया जो शहर में हो गया, और जिसकी तरफ वजह से गांव के लोग उठ के शहर में आ गए, और जो मेन है उपज अनाज, उससे भी कई लोग वंचित हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर खेती बाड़ी करने वाले लोग कम बचे हैं, ठीक है। तो उनको ऐसी तकनीक देना, उनके पास जाके, वो हमारे पास नहीं आ सकते। प्रसार शिक्षा का आज की तारीख में बहुत महत्व है। और दूसरी बात कि प्रसार शिक्षा का मतलब ही यही है कि उनकी जगह पर उनके जो भी संसाधन है, उनकी जो ज़रूरत है, उनके पास जो कौशल है, उन कौशलों से उनको उन्नत बनाना और उनको रोजगार देना, उनको सिखाना, उनके वहाँ तक पहुँच कर, ठीक है। तो आज प्रसार शिक्षा हर विषय से जुड़ा है। आप कोई भी उठा लीजिए, मनोविज्ञान शास्त्र उठा लीजिए, उसमें भी प्रसार शिक्षा है, गृह विज्ञान में तो है ही, और कृषि विज्ञान में देख लीजिए, सब में प्रसार शिक्षा है। तो हम एक एक करके पढ़ेंगे हर विषय को, हर पॉइंट्स को, इसको। और इसके बहुत बड़े बड़े क्षेत्र हैं, माइन्यूटली बहुत बड़े बड़े क्षेत्र हैं, जिसमें हम आज थोड़ा सा आपको सबसे पहला जो है हमारा भोजन एवं पोषण, हमारा क्या है, अरे ये कैसे हो गया, सर एक बार आके देखिए, कुछ गड़बड़ हो। भोजन एवं पोषण, ठीक है। सबसे पहला क्या है, भोजन एवं पोषण। तो हम आज इसके बारे में थोड़ा सा, पहले भोजन पोषण के अंतर्गत बहुत सारे पॉइंट्स हैं, हम एक एक करके थोड़ा सा आज जानकारी लेंगे, क्योंकि बाद में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो भोजन क्या है, क्या समझते हैं आप भोजन से? भोजन वह जो हमारे शरीर को ऊर्जा देता है। क्या देता है? ऊर्जा। बिना ऊर्जा के आप कोई काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आपको पता है, आप सोते हैं तो भी आपके ऊर्जा का उपयोग होता है, आपको पता है ना। तो भोजन हमारे लिए कितना जरूरी है, और उसी जो इतनी आवश्यक है। प्रकृति से हमें क्या सब कुछ मिलता है, लेकिन जल और वायु के बाद भोजन ही ऐसा है जो हमारे लिए जरूरी है, और हम आप उसके बिना जीवित नहीं रह सकते। जल के बिना थोड़ी देर, वायु के बिना तो बहुत कम देर, और भोजन के बिना उससे थोड़ा लंबे अंतराल के बाद आप जीवित नहीं रह सकते। किसी न किसी रूप में हमको भोजन को, आपको कोरोना की स्थिति पता है ना, कि कोरोना में जब भोजन नहीं मिल रहा था तो लोगों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा था, और साथ ही वो लोग, कितने लोग बिना भोजन के मर भी गए थे। लोग मिट्टी और बालू खा रहे थे। तो भोजन की क्या उपयोगिता है, बहुत ज़रूरी है।
अब इस भोजन को किस रूप में लिया जाए, किस तरह पकाया जाए, कौन कौन से भोज्य इसमें रासायनिक तत्व मिलते हैं भोजन में, किस किस रासायनिक तत्व से क्या क्या फायदा होता है, किसकी कमी से कौन सा रोग होता है, ये सारा चीज आता है। पोषण, अब आप पोषण ले लीजिए, तो पोषण क्या है? जो हम भोजन खाते हैं जरूरी नहीं है कि वो सारा का सारा आपके शरीर में उपयोग हो। समझ में आई बात? पोषण वो चीज है, आपको समझ में आ रहा होगा, पोषण वो चीज है जो हम खाते हैं, जितना हम भोजन कर रहे हैं उसका कितना भाग हमारे शरीर के द्वारा पोषित हो रहा है। यानी हम मुंह में सबसे पहले खाते हैं, मुंह के बाद वो हमारे निम्न ऑर्गन्स में जाता है जहाँ पे हमारे पाचन क्रिया वगैरह होती है। उसके बाद हम उसका कितना पोषण हो रहा है और विभिन्न उसके बाद ब्लड में मिलकर कितने पूरे बॉडी में हमारे को ऊर्जा प्रदान कर रहा है। तुरंत खाते ही एनर्जी नहीं आ जाती है। आप देखिएगा बहुत तेज भूख लगती है तो आप खाएं और एकदम दौड़ने लगे, नहीं होता है। आपको थोड़ा समय चाहिए होता है ताकि वो ब्लड में सर्कुलेट होकर दौड़े, ताकि उसका पोषण, पहले पोषण होता है तब वो होता है। ठीक है, तो उसके बाद हम आते हैं भोजन के कार्य और भोज्य समूह। भोजन के कार्य, अब भोजन के क्या कार्य हो सकते हैं? सबसे पहले तो आपको आपकी भूख को शांत करता है। सबसे पहला कारण है कि आपकी भूख को शांत करता है। भोजन और क्या कार्य है? आपके मुख्य 3 कार्य होते हैं भोजन के। ठीक है, पहला भूख मिटाता है। ठीक है, दूसरा आपके शरीर को वो ऊर्जा देता है। क्या करता है? ऊर्जा देने का काम करता है। जैसा कि आपको अभी मैंने बताया कि ऊर्जा बहुत जरूरी है किसी भी कार्य को करने के लिए। सोने गए हैं आप तो आपको सोने में ऊर्जा की जरूरत है, ऐसा नहीं है। सोते वक्त भी आपके ऑर्गन्स, बॉडी के अंदर के ऑर्गन्स आपके काम करते रहते हैं, तो उनको उस कार्य को कौन करेगा? आपके ऑर्गन्स को कौन चलाएगा? आप भोजन लेंगे, ऊर्जा मिलेगी, तभी वो ऑर्गन्स चलेंगे। ठीक है, ऊर्जा देने का काम। तीसरा काम क्या है? आपकी जो शरीर है किससे बना हुआ है? तंतुओं से मिलकर बना है, उत्तकों से मिलकर बना है ना। तो उत्तक आपके टिश्यूज की, आपकी चोट लग जाती है तो क्या होता है? आपके वहां कट लग जाएगा तो गड्ढा बन जाएगा। वो चोट को थोड़ा समय लगता है भरपाई करने में, है ना। तो उत्तक नए उत्तक बनते हैं, तब वो जाके फिर पहले जैसी स्थिति में होता है। तो टूट फूट को मुरम्मत करना, उत्तकों के टूट फूट की मरम्मत करना और नए उत्तकों को बनाना। मरम्मत, ठीक है। दूसरा कार्य हो गया कि आपका उत्तकों की टूट फूट को मरम्मत। तीसरा कार्य कि उत्तकों की टूट फूट को मरम्मत करता है और नए उत्तकों का निर्माण करता है, नए उत्तकों का निर्माण भी करता है। समझ में आई बात? तो भोजन के कितने कार्य हो गए, है ना। तो ये सारे कार्य किसके हैं? भोजन के। आप लोग समझ रहे हैं ना, है ना। तो क्या है कि भोजन हमको क्यों जरूरी है, आपको पता चल गया। और अब भोजन हमको, आप अलग अलग लोगों को अलग अलग भोजन करते हुए देखे होंगे। आपसे सवाल करूं, आप वेजिटेरियन है कि नॉन वेजिटेरियन, तो वो भी तो अलग अलग समूह हो गया। तो ऐसे बहुत सारे भोज्य समूह हैं, ठीक है ना। समझ में आ रहा है आप लोग को? तो ऐसे बहुत सारे भोज्य समूह होते हैं और उन भोज्य समूह, हम लोगों को बड़ा मुश्किल होता है ये तय करना कि हम, आप नाप के नहीं खा सकते हैं कि एक आज हमारा इतनी हाइट है, मेरी इतनी उम्र है, मेरा इतना वेट है, मुझे इतना कार्बोहाइड्रेट लेना है। अच्छा, भोजन के बारे में आपको रासायनिक तत्वों के बारे में बताना भूल गई, अभी बात करती हूँ।
तो इतना चावल लेना है, इतना प्रोटीन लेना है, इतना कार्बोहाइड्रेट लेना है, इतना वसा लेना है, बड़ा मुश्किल होता है ये जज करना कि कैसे लिया जाए। नाप नाप के आप प्रत्येक परिवार के प्रत्येक सदस्य के अनुसार उसको नहीं बांट सकते। तो क्या करते हैं हम, भोज्य समूह में बांट दिया गया। और भोज्य समूह को भी क्या कहते हैं, एक तो पिरामिड के द्वारा भी, वो हम आगे चल के जब डिटेल में पढ़ेंगे तो हम आपको पढ़ाएंगे कि डिटेल में कि कैसे पिरामिड के द्वारा बांटा गया है। इसको खास तौर से 5 समूहों में बांट दिया गया है। सबसे पहला क्या है, जो हमारी अनाज होती है ना, जितने भी अनाज होते हैं वो। दूसरा हो जाता है जितना भी दाल, तिलहन, ये सब जितनी चीजें, दाल राजमा, ये सब जो होता है, कितने भी तरह की दालें। तीसरा क्या हो गया, दूध और दूध से बनी हुई चीजें। बनी चीजें, ठीक है। चौथा क्या हो गया, आप जरूर अपने, आजकल तो हरी सब्जियां आ रही है ना, आप लोग जरूर अपने खानों में हरी सब्जियों का शामिल करते हो, और वो कितना ज़रूरी है आपको पता होगा। क्यों ज़रूरी है, उस सब के क्या कार्य हैं, ये सब भी इसमें पढ़ते हैं। तो भोजन के कार्य में वो सारे जो तत्व होते हैं वो क्यों ज़रूरी होते हैं, उसके क्या कार्य होते हैं, तब आपको उस चीज़ को आप इंटरेस्ट से खा सकते हो, है ना। तो चौथा क्या है, चौथा सब्जियों में भी 2 तरह की सब्जियां आती हैं। सब्जी अगर मैं लिखती हूँ तो इसमें भी 2 तरह का हो जाता है, एक हरे पत्तेदार और एक जो आलू वगैरह आपके होते हैं, ठीक है, शकरकंद, आलू, ये सब। ठीक है, सब्जियां हो गई, और फल भी खाते हैं ना। और इसके आगे चले हम लोग, तो दूध जो आप लेते हो, तो दूध से आप लोग को वसा मिल जाती है। और इसके आगे चलेंगे तो हम लोग लेके दाल की जगह पे, जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो मीट मछली। तो ये भोजन के समूह हैं। अब भोजन के विभिन्न समूहों से हमें अपने दिनचर्या में, पूरे दिन में जो हम लोग भोजन को शामिल करते हैं, प्रत्येक समूह से हम 2 या 1 या 2 और 2 से अधिक चीज़ों को ले लेते हैं, तो समझ लेते हैं कि हमने एक उचित आहार लिया है। अब ये उचित आहार की आगे चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो ये सारे हमारे वो होते हैं। अब हमारा आता है अब आता है सुपोषण और कुपोषण, इसी के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले आपको संतुलित आहार जानना होगा, है ना। तो संतुलित आहार क्या है, संतुलित आहार पहले जानते हैं। सबसे पहले संतुलित आहार क्या है, जो भी भोजन हम करते हैं, अगर वो हमारे शरीर को उचित रूप से सारे कार्य ना करे तो वो संतुलित होगा क्या, नहीं होगा। तो संतुलित आहार वो आहार होता है जो आपके शरीर की सभी ज़रूरतों को अच्छी तरह से पूरा करे। एक सरल भाषा में, आगे जाके हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, अभी आप एक सरल भाषा में सुनिए कि आपके भोजन में वो ऐसा भोजन जो आपके शरीर की सभी ज़रूरतों को पूरा करे। अब आप बोलेंगे कि सबकी ज़रूरतें एक जैसी होती है, बिल्कुल भी नहीं होती है। हो सकता है मेरे अंदर कोई कमी हो, कोई ऐसे रासायनिक तत्वों की कमी हो जिसकी मुझे ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि कैल्शियम की कमी होगी, विटामिन डी की कमी हो गई, और प्रोटीन की कमी हो गई, और आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो पूछते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, क्या कमी है।
कई बार आपकी इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है। इम्यून सिस्टम भी कमज़ोर क्यों होता है, उसकी क्या वजह होती है ना? तो उसमें कोई ना कोई रासायनिक तत्व क्या होता है? भोजन में पाए जाने वाले वह रासायनिक तत्व जिसकी वजह से हमें भोजन में जो भी क्या कहते हैं न्यूट्रिशन मिलता है, यानी पोषक तत्व मिलता है, वो सभी उचित रूप में मिले। तो रासायनिक तत्व क्या है? वही सब है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, जो हम आराम से अच्छे से रूप में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा संतुलित आहार। संतुलित आहार मतलब आपको मैंने बताया कि वह भोजन जिसमें सभी प्रकार के आपकी ज़रूरत के सभी आपके शरीर की ज़रूरत के हिसाब से आपकी सारी ज़रूरतों को पूरा करता हो, वह आहार हमारा संतुलित आहार हो। ये ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ मुझे चाहिए वो आपको चाहिए, या जो आपको चाहिए वो आपके परिवार के अन्य सदस्यों को चाहिए। सबकी ज़रूरतें अलग होती हैं। जैसे एक बच्चे को लीजिएगा तो उसमें सबसे ज़्यादा एक बच्चा, जन्मता बच्चा दूध पीता है। आपको एक उदाहरण के द्वारा समझाती हूँ। आप एक बच्चे को जब जन्म लेता है तो आपने देखा होगा कि वो गिरता है या थोड़ा बड़ा होता है तो गिरता रहता है, तो उसको चोट लगती है पर उसका हड्डी नहीं टूटता है। उसकी क्या वजह होती है? क्योंकि उसका जो बोन होता है ना, वो बोन का, हड्डी का असली रूप नहीं होता, वो कार्टिलेज होता है। जो नॉनवेज खाने वाले लोग होते हैं उनको जानते होंगे कि कार्टिलेज बेंड हो जाता है। आपने कभी पौधे के डंडी को देखा है? हरी डंडी आप लीजिए, ऐसे बेंड हो जाएगा, टूटेगा नहीं। और सूखी हुई लकड़ी लेंगे तो आप ऐसे करेंगे तो वो टूट जाएगा। तो जो कार्टिलेज होता है वो क्या होता है? वो बेंड हो जाता है। तो उनके जो बोन है वो, अभी कैल्शियम इतना उनके बोन में नहीं होता है कि वो इतने हार्ड हो सके, तो वो इसीलिए इतना ज़्यादा कैल्शियम लेते हैं ताकि उनके बोन डेवलप कर सके। बोन डेवलप करेगा तभी तो आप खड़े होंगे। तभी तो बच्चे पहले जन्मते ही खड़े नहीं हो जाते ना, उनको जैसे जैसे कैल्शियम उनको मिलता जाता है वो बड़े होते हैं, तब फिर वो बैठते हैं, पलटते हैं, बैठते हैं, घुटनों के बल चलते हैं, फिर खड़े होते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही संतुलित आहार, जो सभी भोज्य पदार्थ आपके आहार में सभी पोषक तत्व आपकी ज़रूरत के हिसाब से उपलब्ध कराता हो, वो संतुलित आहार होता है। अब हम जाएंगे सुपोषण और कुपोषण। अब सुपोषण और कुपोषण क्या होता है? आपको नाम से समझ में आ रहा होगा। सुपोषण यानी अच्छा पोषण, कुपोषण यानी खराब पोषण। सुपोषण मतलब जो अच्छा पोषण, यानी आपके भोजन में कार्य को, सारे ऑर्गन्स को, सारे सिस्टम को अच्छे तरह से सुचारू रूप से संचालित करता हो, उसको सुपोषण कहेंगे। और कुपोषण जो आपके भोजन में ऐसी चीज़ों का समावेश होना जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचाता हो, आपकी ज़रूरत को पूरा करने की बजाय आपके सिस्टम को कमज़ोर कर रहा। जैसे आप बहुत ज़्यादा जंक फूड खाएं या बहुत ज़्यादा तेल और मसाले वाली चीज़ें खाएं तो आपका लीवर कमज़ोर हो जाता है। ठीक है ना, तो वो क्या होता है? आपका कुपोषण होता है। कुपोषण की वजह से बहुत सारी बीमारियां हो जाती है ना। तो ये है सुपोषण और कुपोषण। वो पोषण जो आपको स्वस्थ रखता हो और आपके शरीर के सारे ऑर्गन्स को, सारे कार्यों को सही रूप से संचालित करता हो, और कुपोषण जो आपके शरीर को बीमार पड़ाता हो। ठीक है, तो आगे चलते हैं। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रही होगी। संतुलित आहार हम लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक है, तो इतना आज आप लोगों को सिर्फ हम डेमो के तौर पे आप लोग को बता रहे हैं। इसका कोर्स बहुत वास्ट है, लेकिन आप लोगों के पास चूंकि समय कम है तो हम ज़रूरी चीज़ों को लेकर पढ़ाएंगे, और उतना पढ़ाएंगे जिससे कि आप अपने क्वेश्चन पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट कर सको और आप क्लियर कर सको उसको। आपको समझ में आ रही बात? ठीक है, तो इससे भोजन, नेक्स्ट है हमारा भोजन के कमी के कारण होने वाले रोग और उपचार। अब भोजन तो सब लोग करता है, सभी लोग कार्य करता है। आप कहीं भी चले जाइए तो सभी लोग भोजन अपना अपना जो भी उपलब्ध है, उनके पास जो भी उपलब्ध है वो भोजन कर रहा है। तो यहाँ पर क्या मतलब है भोजन की कमी से? भोजन की कमी से
तो यहाँ मतलब क्या है कि भोजन हम नहीं खा रहे तब हम बीमार पड़ रहे हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। भोजन की कमी मतलब भोजन में पाए जाने वाले उन सभी पोषक तत्वों की कमी जिसकी जरूरत आपके शरीर के विकास के लिए है, जिसकी जरूरत आपके ऊतकों के निर्माण के लिए है, जिसकी जरूरत आपके सिस्टम को चलाने के लिए है, जिसकी जरूरत आपके सारे कार्य को अच्छे रूप से संचालित करने के लिए है। तो वो तरह के रासायनिक तत्व भोजन में पाए जाने बोले उन रासायनिक तत्वों की कमी। अब वो रासायनिक तत्व कहाँ पाए जाते हैं? निश्चित तौर पे भोजन में पाए जाते हैं। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन कौन से भोजन में कौन कौन से रासायनिक तत्व होते हैं। अब रासायनिक तत्वों की बात करें तो आपको अच्छे से मालूम होगा कि भोजन के अंदर आप लोग बता सकते हो भोजन के अंदर कितने रासायनिक तत्व होते हैं? चलिए आज हम एक उंगली बनाते हैं। अच्छा, अब आप समझ लीजिए ये आपका आपके हाथ में 5 उंगलियां होती है ना, हैं? आप समझ लीजिए कि ये 5 उंगलियां हैं, ठीक है। आप समझ लीजिए मुख्य रूप से भोजन में ये 5 तत्व पाए जाते हैं जिनको हम रासायनिक तत्व भी कहते हैं। सबसे मोटी उंगली कौन सी होती है आपकी? थंब, ठीक है। तो सबसे ज्यादा भोजन में किसका समावेश होता है? चावल का, रोटी का। आप कुछ भी खा रहे हैं, पोहा खा रहे हैं, सूजी का चीला खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, है ना, सब में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। अब हम दूसरे पे आए तो देखेंगे कि उसके बाद हम क्या लेते हैं? आप दाल लेते हैं, खिचड़ी बनाएंगे तो भी आपको चावल दाल का समावेश होता है। जबकि हम चावल दाल रोज ऐसे खाते हैं, खिचड़ी बनाते वक्त कोई और चीज भी ले सकते हैं, या आप दलिया का मिलाइए तो दाल मिलाएंगे, या चावल दाल मिलाते हैं, ठीक है। फिर हम क्या लेते हैं? सब्जियां लेते हैं, है ना, जिसमें क्या पाया जाता है? विटामिन तीसरा होता है। चौथा होता है खनिज, जो सब्जियों और फलों में पाया जाता है, मिनरल्स जिसे कहते हैं, खनिज लवण। और सबसे कम मात्रा में हम क्या लेते हैं? वसा। आप जोड़ लीजिए, इसमें ये 5 मुख्य हैं, लेकिन आप भूलिएगा मत कि जल भी हमारा एक बहुत मुख्य पोषक तत्वों में आता है, क्योंकि जल के बिना भी संभव नहीं है जीवन, ठीक है ना। तो हमने आपको सिर्फ इसलिए बताया कि ये अगर इनमें से कोई भी पोषक तत्व की आपकी बॉडी में कमी होती है तो उससे होने वाले रोग हो जाते हैं। जिस भी भोजन तत्व की कमी होगी, जैसे आपने अक्सर सुना होगा रक्त अल्पता यानी खून की कमी, ज्यादातर महिलाओं में और लड़कियों में होती है। क्यों होती है इसको आपको हम बाद में पढ़ाएंगे, ठीक है। लेकिन रक्त अल्पता यानी खनिज लवण, आयरन, बहुत सारे खनिज लवण होते हैं ना, उसमें से एक है आयरन, ठीक है। तो उसके भोजन की कमी के कारण होने वाले रोग और उसका उपचार कैसे करें। तो उपचार करने के लिए आपको जरूरी है ये जानना कि कौन से भोज्य पदार्थ में कौन से तत्व कितनी मात्रा में मिलते हैं, कितने ग्राम में कितनी मात्रा में मिलते हैं, और उसको कैसे पकाया जाए जिससे वो नष्ट ना हो, कैसे खाया जाए जिससे वो ज़्यादा फायदेमंद हो, ठीक है, और उसकी कमी ना हो। तो इसके लिए हमको इन सब को पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट।
अब हम इसको क्या करेंगे कि अब आपको हम इनसे जुड़े हुए इन जितनी भी चीज़ों के बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा, उससे जुड़े हुए आपको ये डेमो के लिए कुछ प्रश्न हम लोग देखेंगे, ताकि आपको ये लगे कि आप उन प्रश्नों को जानें जो कि आपके क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, है ना। तो हम आज डेमो क्लास में आपको ये सारी ही चीज़ें हम डिटेल में 1 बाय 1 पढ़ेंगे, लेकिन आज हम सिर्फ डेमो के रूप में आपको बहुत शॉर्ट में और पढ़ा रहे हैं और बता रहे हैं कि भोजन के गृह विज्ञान क्या है। अभी इतिहास पढ़ना है, अर्थ पढ़ना है गृह विज्ञान का भी, और इन सब का इतिहास पढ़ना है। जो जो विषय बताया गया उन सब का इतिहास, अर्थ, उसकी विशेषताएं, उसका सब कुछ पढ़ना है। तो अभी शॉर्ट में हमने पढ़ा कि गृह विज्ञान क्या है, गृह विज्ञान का क्या कहते हैं, इससे जुड़ी हुई कौन कौन से विषय हैं, और इसके स्कोप के बारे में भी नहीं पढ़ा कि हर विषय को लेके बहुत वास्ट स्कोप है, इसका बहुत वास्ट स्कोप है। आज आप हर क्षेत्र में एक साइकोलॉजिस्ट देखेंगे, हर उसमें आप एक क्या कहते हैं मतलब भोजन से संबंधित कि न्यूट्रिशियंस देखेंगे कि कौन अच्छा, आप लोगों को हम हर जगह जाके आप लोग की हमारा प्लान आउट कर दो, डाइट प्लान बना दो इन सब के लिए। तो हर क्षेत्र में बहुत ज़्यादा स्कोप है, ठीक है। तो हमने ये पढ़ा कि गृह विज्ञान क्या है, उसके क्या क्या विषय हैं, और गृह एक विषय को लिया हमने भोजन और पोषण में कितने सारे, अभी तो भोजन और पोषण के बहुत लंबा है, लेकिन हमने शॉर्ट में लिया, एक एक वो लिया आपको डेमो के लिए। और अब इससे जुड़े हुए कुछ सवाल हम लोग देखते हैं, ठीक है। आगे चले। कौन सा भोजन या भोजन का संयोजन अच्छी गुणवत्ता को प्रोटीन उपलब्ध कराता है, ठीक है। अच्छी गुणवत्ता का प्रोटीन उपलब्ध कराता है। तो यह आपके इसके आंसर देख लीजिए। पहला है कच्ची मछली और मांस का टिक्का, अंडा, दालें और भूरा चावल, और उक्त सभी। आप लोग देख रहे हैं इसमें से, चलिए बताइए जल्दी से कौन सा है ये, आपको कौन सा लग रहा है ये सही आप लोगों ने पहचाना? दाल और भूरा चावल। भूरा चावल क्यों है इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। यह भी एक बहुत अच्छी बात है कि कई तरह का भूरा चावल क्यों लिखा है। तो दालें जिसमें सारे प्रोटीन होंगे और कार्बोहाइड्रेट चावल में पाया जाता है, तो गुणवत्ता का हमको अच्छी वो कराता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? दाल। नेक्स्ट, सार्वजनिक स्वास्थ्य क्या है आपका क्वेश्चन? सार्वजनिक स्वास्थ्य पोषण चक्र में कितने चरण हैं? यानी इसके आंसर और देखेंगे, ठीक है, कि 5, 6, 7 या 8। थोड़े थोड़े क्वेश्चन हम इस बेसिस पे सॉल्व करा रहे हैं आपको कि जानिए कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, टीजीटी पीजीटी में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। सिर्फ इतना बताने के लिए कुछ क्वेश्चन पेपर हम लोगों ने अभी कुछ क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो आप बताइए सार्वजनिक स्वास्थ्य पोषण चक्र में कितने चरण? अभी हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा नहीं है, लेकिन इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा कि सार्वजनिक स्वास्थ्य पोषण चक्र के इसमें दिया हुआ नहीं है, कायदे से इसके 4 चरण होते हैं, ठीक है। इसमें अभी नहीं दिया हुआ है, इसमें 4 चरण होते हैं, ये गलत है। और वो 4 चरण कौन से होते हैं? तो उसमें चरण होते हैं सार्वजनिक तौर पे कि एक तो स्वास्थ्य विज्ञान का चरण होता है, दूसरा महामारी विज्ञान के विशेषज्ञ का चरण होता है, और तीसरा होता है कि उन सबके विकास को क्रियान्वयन और मूल्यांकन करना, और चौथा सार्वजनिक चरण को योगदान करना। तो ये अभी इसका गलत बताया है आंसर, लेकिन इसके 4 चरण होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अपोषणीय पदार्थ जो भोज्य पदार्थ में उद्देश्यपूर्ण ढंग से मिलाए जाते हैं। अपोषणीय पदार्थ, अब अपोषणीय से आप क्या समझ रहे हैं कि जो भोज्य पदार्थ में अलग से मिलाए जा रहे हैं। तो
फूड सप्लीमेंट तो वो हो गया कि आप फूड की जगह पे वो सप्लीमेंट, आपको जब बीमार होते हैं तो आपको भोजन की जगह पे वो दवाइयाँ मिनरल्स वगैरह दी जाती हैं, क्योंकि आपका लीवर बहुत ज़्यादा पचा नहीं पाता है भोजन को। फर्मेंटेशन एक प्रक्रिया है भोजन को फर्मेंटेन करने का। फोर्टिफाइड फूड जो है वो क्या है, वो भी एक अलग चीज़ हो गई। तो इसमें फूड एडिटिव है। क्या है? फूड एडिटिव। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। शरीर में ये गलत लिखा हुआ है, शरीर में कार्य पर भोजन का अध्ययन के रूप में, ये थोड़ा सा गलत छप गया है। इसका है कि शरीर में कार्य पर भोजन के अध्ययन के रूप में परिभाषित है। तो क्या है? विज्ञान है कि खाद्य विज्ञान है कि पथ्य है कि पोषण है? तो बताइए आप क्या है। अभी हम लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा था इसके बारे में और एक पॉइंट भी आया था जिसको हम लोगों ने डिस्क्राइब किया था। तो ये है पोषण, क्योंकि शरीर में हम लोग को पोषण को भोजन ही तो हम लोग को पोषण देता है ना। इसी पोषण के आधार पे तो हमारा शरीर कार्य करता है ना। अगर हम सब कुछ भोजन खा रहे हैं और हमारे शरीर में पच ही नहीं रहा है, वो पोषित ही नहीं हो रहा है और हमको फायदा ही नहीं कर रहा है, तो हमारा खाना बेजाय हो जाता है, इसीलिए हमारे शरीर को लगता नहीं है। तो जरूरी है उसको पोषित होना। तो क्या होगा इसमें? पोषण। ठीक है, अब चौथा है राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम की निगरानी प्रक्रिया को सही क्रम में, निगरानी और मूल्यांकन प्रक्रिया को सही क्रम से लगाएं। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है? विश्लेषण के लिए संरचना का विकास करना, यानी किसी भी चीज का विश्लेषण करना और उसकी संरचना का विकास करना। मूल्यांकन और निगरानी की प्रक्रिया को मूल सूचकों का निर्धारण करना, यानी मूल्यांकन करना। आपको अभी हम लोग संसाधन वाले में मूल्यांकन को अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, कि मूल्यांकन क्या होता है। तो मूल्यांकन का निगरानी की प्रक्रिया के लिए मूल सूचकों का निर्धारण करना। ठीक है, तो तीसरा है उपलब्धियों और परिणाम के बारे में लिखना, यानी जो भी आप लोग को उपलब्ध हो रहा है उसका जो परिणाम निकल रहा है उसके बारे में लिखना। चौथा है नमूने, प्रवृत्ति और संभावित व्याख्या की पहचान करना, कि जो भी आप कार्य करो या जो भी आप भोजन से मिल रहा है उसके क्या नमूने हैं, उस भोजन की क्या प्रवृत्ति है और उसको आप कैसे व्याख्या करते हो, उसकी पहचान करना। और पांचवा है सूचकों के बारे में जानकारी एकत्रित करना, यानी कि जो भी आपको सूचक मिल रहे हो उसके बारे में जानकारी मिलना। अब इसको आपको क्रम से लगाना है। तो दूसरा, पहला, चौथा, पांचवा, तीसरा। अब दूसरा क्या है? पहले देखिए मूल्यांकन। सबसे पहले हम मूल्यांकन कर देंगे क्या? नहीं करें, तो ये संभव नहीं है। दूसरा क्या है? इसमें भी दूसरे नंबर को पहले रखा है, तो ये भी सही नहीं हो सकता है, क्योंकि मूल्यांकन हम कब करेंगे? पहले हम उसकी व्याख्या करेंगे ना, तब मूल्यांकन करेंगे ना। ठीक है, तो मूल्यांकन करने का मतलब है कि पहले हम लोग अभी मूल्यांकन पहले करेंगे, लेकिन उसके बाद कौन सा है? ये पहला है। पहला यानी विश्लेषण करना, और इसमें कौन सा है? चौथा है नमूने प्रवृत्ति को देखना। इसमें पांचवा, दूसरा, पहला, पांचवा सूचकों के बारे में जानकारी एकत्रित करना। तो इसका आंसर आप देखिए कि इसको जब क्रम से, अभी हमने इसके ऊपर पढ़ाई नहीं की है तो आपको थोड़ी दिक्कत हो रही होगी। जब हम इसको पढ़ाएंगे तो आप बहुत इजीली इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। इसमें आंसर होगा दूसरा, लास्ट डी का। पहला क्या है? मूल्यांकन और निगरानी की प्रक्रिया को ले मूल सूचकों का निर्धारण करना। फिर पांचवा, सूचकों के बारे में जानकारी एकत्रित करना। फिर विश्लेषण के लिए संरचना का विकास करना। फिर नमूने, प्रवृत्ति और संभावित व्याख्या की पहचान करना, जो हमने नमूने इकट्ठे किए उसकी। और फिर लास्ट में उपलब्धि और परिणाम के बारे में लिखना। यानी लास्ट में हम क्या करते हैं? उपलब्धि के बारे में लिखते हैं ना, कि परिणाम। आप एग्जाम देंगे तो सबसे लास्ट में क्या आएगा? आप सब कुछ पहले करेंगे, है ना। सबसे पहले आप क्या करेंगे
कि देखेंगे कि मूल्यांकन करेंगे कि आप क्या पढ़ना है, फिर उसको पढ़ेंगे, प्रक्रिया को उसको निभाएंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे आप कि उस सारी सूचनाओं को इकट्ठा करेंगे कि कहाँ कहाँ से हमको ग्रास्प करना है। आप एक अपने एग्ज़ाम को लेके देख लीजिए, फिर आएंगे कि उसका विश्लेषण करेंगे कि कौन सा सही है कौन सा गलत, फिर आएंगे कि उन सारे नमूने जो हमने लिए हैं उसके व्याख्या करेंगे और उसकी पहचान करेंगे, फिर हम लास्ट में देखेंगे कि हमको उपलब्धि क्या मिली और परिणाम क्या निकला। कोई भी कार्य को करने के लिए इसकी जरूरत होती है। समझ में आई बात? चलिए आगे देखते हैं। भोजन के गैर पोषणीय घटक कौन से हैं जो पोषित नहीं करते? हमने आपको पढ़ाया नहीं है इस बारे में, लेकिन जल है, रेशा है, रेशे को रफेज भी कहते हैं, है ना, वर्ण यौगिक है और उपसर्ग भी। तो आप जानते हैं हम जो भी रेशेदार चीजें लेते हैं, हम लोग क्यों डॉक्टर्स आपको कहते हैं कि फल खाइए जूस पीने से अच्छा, क्योंकि फल से आपको सारा रस तो जब हमें मिल जाता है तो फल क्यों खाएं? रेशा तो हम खाते नहीं है, या रेशा हमारे बॉडी में जाता है तो हम उसको चबा चबा के खाते हैं। तो जब सारा रस मिल गया, सारे तत्व मिल गया, तो फल खाने की क्यों जरूरत है? रस क्यों नहीं पी सकते? इसकी वजह यह है कि जो हम रफेज खाते हैं या जो रेशा लेते हैं, जो छिलके सहित दालें हैं, जो इसीलिए चोकर सहित आटा है साफ सुथरा, तो वो क्या करता है, हमारे को पोषित नहीं करता, लेकिन हमारे शरीर को में मल को बाहर निकालने में कार्य करता है, मदद करता है, सहायक होता है। ठीक है, तो इसलिए अगर वो आपका मल नहीं निकलेगा तो आपको कितनी दिक्कतें होती है पता है ना, कितनी समस्याएं खड़ी हो जाती है, कितनी एसिडिटी की प्रॉब्लम, और बहुत सारे स्थिति में तो ये होता है कि आप नहीं डिस्चार्ज हो रहा, आपका पसीना आपका नहीं निकलेगा, मल नहीं निकलेगा, कोई भी चीज़, तो आपको कितना नुकसानदेह होगा, है ना। फिर आपका बॉडी सिस्टम ठीक से कार्य नहीं करेगा। तो इसमें क्या होगा, रेशे या रफेज। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ट्राई डिजिटल टेस्ट निम्न में से किससे संबंधित है? अभी देखिए आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा नहीं है, लेकिन आप बोल सकते, मतलब बता सकते हैं, थोड़ा सा सोच सकते हैं आप लोग इसके बारे में। ठीक है, तो बताइए ट्राई डिजिटल टेस्ट निम्न में से किससे संबंधित है? पहला है भोजन का ज्ञानेंद्रियों का मूल्यांकन, दूसरा है भोजन के प्रोटीन का अनुमान लगाना, और तीसरा है भोजन में वसा का मूल्यांकन। तीसरा क्या है, भोजन में वसा का मूल्यांकन, और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। अब आप बताइए कि इसमें से आपको क्या लगता है? मुझे तो लग रहा है पहला है भोजन का ज्ञानेंद्रिय मूल्यांकन, कि इसमें ट्राई डिजिटल आपको दिखाई दे रहा है ना, इसमें क्या बोला है, ट्राई डिजिटल टेस्ट, है ना। तो वो किस पे संबंधित है? ज्ञानेंद्रियों के मूल्यांकन से संबंधित है। किसी उत्पाद पर एमआरपी से क्या अभिप्राय है? एमआरपी, आप जो भी खाद्य कोई भी सामान आप बाजार से खरीदते हैं, वो किसी भी क्षेत्र से हो, कपड़ा हो, खाद्य पदार्थ हो, भोजन हो या इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कुछ भी हो आपका, तो उसका किससे संबंधित होता है? एमआरपी। एमआरपी मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस। इंग्लिश में क्या कहते हैं एमआरपी को? मैक्सिमम रिटेल प्राइस। तो इसका किससे संबंधित हो गया, आप बताइए। अब अधिकतम फुटकर मूल्य, ठीक है ना, क्योंकि न्यूनतम है, ये न्यूनतम में तो होगा नहीं। अधिकतम फुटकर मूल्य, सूक्ष्म फुटकर मूल्य तो कुछ होता ही नहीं है, या अधिकतम या न्यूनतम। न्यूनतम उनके लिए जहाँ पे होता है कि जहाँ टैक्स, वो अब तो सब जगह जीएसटी एक जैसा लगने लगा, मतलब हो गया है, लेकिन पहले क्या था कि एक जगह, जैसे मान लीजिए यहाँ उत्पादन हो रहा है और वो किसी और स्टेट में जा रहा है, तो वहाँ यहाँ से वहाँ तक पहुँचने में जो खर्च आता था उसको भी उसमें जोड़ के बताया जाता था, लेकिन लिखा होता था कि फॉर यूपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस, ओनली फॉर दिस स्टेट, ऐसा लिखा रहता था। तो अधिकतम फुटकर मूल्य, इनमें से कौन सी विधि व्यक्ति के पोषण स्तर का आंकलन नहीं करती?
पोषण स्तर, आप लोगों को अभी मैंने पोषण बताया था ना, ठीक है। तो अब बताइए कि कौन सी विधि, अपोषण क्या है कि हम शरीर में जो खाते हैं उसको कैसे पोषित होता है। तो वो जो हम भोजन लेते हैं वो किस किस आधार पे होता है। तो इनमें से कौन सी विधि है जो व्यक्ति के पोषण स्तर का आंकलन नहीं करती। 24 घंटे के बाद विधि, ये आप 24 घंटा क्या खा रहे हैं और वो कितना पोषित हो रहा है, ये तो इस पर निर्भर करेगा, तो ये नहीं होगा। उम्र अनुसार लंबाई, कि आपकी उम्र के अनुसार लंबाई है कि नहीं, ये भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मानते हैं ना कि उम्र के हिसाब से लंबाई और भार होना चाहिए, और लंबाई के अनुसार पे भार भी होना चाहिए, या भार के अनुसार लंबाई, मतलब सभी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हैं। जैव रासायनिक विधि, ठीक है। तो जैव रासायनिक विधि क्या है, जैव रासायनिक विधि से थोड़ी मतलब है कि हमने क्या रसायन का क्या काम हो रहा है, तो हम तो देख रहे हैं जो हम खा रहे हैं उसका पोषण कितना हो रहा है हमारे बॉडी में। तो कायदे से, और रचना विधि कि आपकी बॉडी की रचना क्या है, उसकी क्या ज़रूरत है। तो कायदे से ये सारे ही होंगे, है ना, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है। तो ये सभी आंकलन नहीं करती। इनमें से कौन सी विधि व्यक्ति के पोषण के स्तर का आंकलन नहीं करती, सभी पोषण विधि का आंकलन करते हैं। पोषण विधि इन सारी बातों पर निर्भर करती है ना, ठीक है। ये सारे होंगे, तो इसमें उपरोक्त सभी होना चाहिए कायदे से कि करती है, या इनमें से कोई भी नहीं। 5 खाद्य समूह पद्धति क्या है। अभी आप लोगों को मैंने 5 खाद्य समूह पद्धति बताया था। अब आप लोग देखिए कि सब क्या है। प्रोटीन, ऊर्जा, वसा, वसा होना चाहिए, यहाँ वास लिखा है, विटामिन और खनिज। लेकिन ये क्या है, ये रासायनिक तत्व है। ये सारे क्या है आपके, ये रासायनिक तत्व है आपके, सॉरी, है ना, ये सारे आपके क्या है, रासायनिक तत्व। हम पूछ क्या रहे हैं, खाद्य समूह पद्धति, है ना। खाद्यान्न, अनाज, उत्पाद, दालें, फलियां, दूध, दूध उत्पाद, फल और सब्जियां, वसा और चीनी, शक्कर वाला भी एक पॉइंट रह गया था। तीसरा है प्रोटीन, रेशा, ऊर्जा, विटामिन, ये वही चीज है ना। उसमें वसा की जगह ऊर्जा कर दिया, विटामिन और खनिज, ठीक है। खाद्यान्न, दालें, सब्जियां, फल और दूध, इसमें भी कुछ मिसिंग लग रहा है कि नहीं, इसमें मिसिंग, शक्कर नहीं है, इसमें वसा नहीं है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें नहीं। हालांकि दूध से आपको मिल जाएगी, लेकिन फिर भी अनाज, खाद्यान्न है, सारी चीज़ें, खाद्यान्न, अनाज, यानी आपके अनाज से जुड़ी सारी चीज़ें, खाद्यान्न, अनाज, फिर के सारे उत्पाद, है ना, उससे जुड़े सारे उत्पाद, फिर दाल और फलियां। फलियां क्यों कहा कि राजमा की फली होती है, सोयाबीन की फली होती है, बहुत सारी फलियां होती हैं, वो प्रोटीन ही आपको प्राप्त कराती हैं। और दूध से बने हुए उत्पाद, ठीक है, दूध और दूध से बने हुए उत्पाद, फिर फल और सब्जियां आ गए आपका इसमें, है, वसा आ गया आपका इसमें, और शक्कर और चीनी भी आ गया इसमें। तो ये सारी चीजें आपकी इसमें आ गई। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, बी, ठीक है। आगे चले। भारत पर निम्नलिखित में सूक्ष्म पोषक पदार्थ की कमी संबंधित विकारों का उच्च बोझ है। यानी भारत में, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए आप लोग, ध्यान से, कि क्या लिखा है। भारत में, हाँ, तो चलिए आगे पढ़ते हैं कि भारत में निम्नलिखित सूक्ष्म पोषक पदार्थ की कमी का उच्च बोझ है। कौन सा है, देखिए इसमें है विटामिन, सॉरी, इसमें है घेंगा, और क्या है, रतौंधी। घेंगा मतलब आपको मालूम है ना, गलकंड, गलकंड का होता है जो किसकी कमी से होती है, आयोडीन की कमी से होती है, जो खनिज लवण के अंतर्गत आता है, ठीक है। रतौंधी जो विटामिन ए की कमी से होती है, और ये आंखों की बीमारी है, ठीक है। तीसरा है अल्प भर, यानी कि आपका आपके भार या आपके भोजन में कमी होना। फिर रक्त अल्पता, यानी रक्त की कमी होना, और फिर है संज्ञान, ठीक है। तो सही विकल्प इसमें से क्या होगा, आप देखिए कि कमी संबंधित विकार हो, तो कौन सा होगा इसमें से सही विकल्प, आप चुनिए। इसमें से सही विकल्प क्या होगा,
ए है ए बी और सी, यानी ए बी और सी, इसमें रक्त अल्पता नहीं लिया गया है, ठीक है, और संज्ञान भी नहीं लिया गया है। इसमें ए बी और डी, यानी घेंगा और बी है रतौंधी और डी। रक्त अल्पता हमारे देश में बहुत बड़ी कमी, बहुत सारी महिलाएं, लगभग सभी महिलाएं रक्त अल्पता की शिकार होती हैं। तो भारत में निम्नलिखित में सूक्ष्म पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व क्यों बोला? क्योंकि खनिज लवण जो है वो पोषक तत्व दो तरह के होते हैं, एक सूक्ष्म होता है और एक जिसे हम ज्यादा मात्रा में लेते हैं, ठीक है। तो सूक्ष्म पोषक तत्व तो उसको कम मात्रा में लेते हैं, लेकिन वो उतना ही जरूरी होता है। तो सूक्ष्म पोषक तत्व की डी, रक्त अल्पता खनिज की कमी से होता है। तो क्या होगा? ए बी और डी, यानी इसका आंसर क्या होगा? ए बी और डी। ए घेंगा जो किसकी कमी से होता है? आयोडीन जो कि खनिज है। बी विटामिन रतौंधी से, रतौंधी जिसकी वजह से होता है रक्त अल्पता यानी खनिज लवण। तो ए बी और डी, ठीक है। भारत में निम्नलिखित सूक्ष्म पदार्थों की कमी का उच्च प्रचलन है, यानी निम्नलिखित सूक्ष्म पोषक तत्व पदार्थों की कमी। फिर वही क्वेश्चन दूसरी तरह से देखिए, आपको कितने अलग अलग तरह से क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन को कितने अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है, ये भी आप नोटिस कीजिएगा। आपको जरूरत है सिर्फ अपना थोड़ा सा दिमाग पे ध्यान से पढ़ना और उसको जो भी आप लोगों ने पढ़ा है उससे उसको जोड़ना, आपको आंसर खुद ब खुद मिल जाएगा, ठीक है। तो भारत में निम्नलिखित सूक्ष्म पोषक पदार्थों की कमी का उच्च प्रचलन, तो उच्च प्रचलन क्या है? विटामिन ए की कैल्शियम, प्रोटीन, लौह तत्व, विटामिन डी और सही। अब इसमें से सही विकल्प चुनना है, तो कौन सा है सही विकल्प? अब आप बताइए इसमें से सही विकल्प क्या है, जल्दी से बताइए क्या है आपका। फिर से पढ़िए, भारत में निम्नलिखित सूक्ष्म पोषक तत्व क्या है? भारत में निम्नलिखित सूक्ष्म पोषक तत्व, ठीक है। तो एक मिनट, की कमी का उच्च प्रचलन है। तो भारत में क्या है? विटामिन ए की कमी होती है क्योंकि रतौंधी बहुत लोग फैलती है, और डी यानी डी मतलब लौह तत्व की कमी, वही रक्त अल्पता। क्वेश्चन वही है, दूसरे तरह से रिपीट करिए, ठीक है। आप लोग दिमाग ध्यान से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस पर। भारत में पोषक तत्व की कमी से सर्वाधिक रूप में पाई जाने वाली बीमारी, तो सर्वाधिक रूप में पाई जाने वाली बीमारी कौन सा है? अभी हमने भोजन में पाए जाने वाले पोषक तत्वों की कमी और कमी से होने वाले रोग के बारे में नहीं पढ़ा है, लेकिन फिर भी ऊर्जा, प्रोटीन, कुपोषण, ऊर्जा, प्रोटीन, कुपोषण। तो ऊर्जा, प्रोटीन, कुपोषण, कैल्शियम की कमी, फास्फोरस की कमी और विटामिन सी की कमी। बच्चों में ज़्यादातर हमारे में ऊर्जा, प्रोटीन, कुपोषण देखा जाता है, क्योंकि उसकी दो वजह है। एक तो अशिक्षा और अज्ञानता, दूसरा भोजन का उस मात्रा में उपलब्ध नहीं है, ठीक है। हम चावल दाल खा के पेट भर लेते हैं, ज़्यादातर आप देखेंगे तो लोगों को जब भूख लगती है चावल दाल खा लें, लेकिन उनको क्या ज़रूरत है और उनकी बॉडी को क्या ज़रूरत है ये उनको पता नहीं होता है। इस वजह से ऊर्जा, प्रोटीन, कुपोषण हो जाता है, यानी ऊर्जा, इसको ऊर्जा PEMB कहते हैं, ऊर्जा, प्रोटीन, कुपोषण को PEMB कहते हैं, ठीक है। प्रोटीन, एनर्जी, पी से प्रोटीन, ई से एनर्जी और माल न्यूट्रिशन, कुपोषण यानी माल न्यूट्रिशन, तो PEM उसको कहते हैं। तो आज आप लोगों ने इतना पढ़ा और इतने क्वेश्चंस किए हैं, ये मात्र एक डेमो के रूप में था ताकि आप आगे की पढ़ाई को समझ सकें। हम लोगों ने बस आपको ये थोड़ा सा बताया है मैंने कि यह विषय क्या है और इस विषय से जुड़े कितने शब्द विषय हैं, और यह विषय कितनी इसकी अलग अलग रूप हैं, कितनी विशेषताएं हैं, और उसमें कौन कौन से एक भोजन और पोषण में कितनी कितनी चीज़ें आपकी आती हैं और उससे किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो
आगे हम लोग इसी क्लास को जारी करेंगे। आप इसको देखिएगा और इसको सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और लाइक कीजिएगा, और देखिएगा कि आपको कितना आपने कमेंट जरूर देखिएगा। ठीक है, धन्यवाद आप लोगों को बहुत बहुत। आपसे नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मुलाकात। Yes.